नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वी अड्डा 360 यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और एसकेएन यूनिवर्सिटी का 24 तारीख से ही शुरू है और आपके एसकेआरयू के लगभग 21 अगस्त तक आपके शुरू होने की संभावना है। तो हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी सभी सब्जेक्ट की वन शॉट क्लासेज लगाएंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, और एमसीक्यू, गैस पेपर और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी जल्द ही लेकर आएंगे। तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ है वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए है वो आप कमेंट पिन में दिए गए लिंक के द्वारा आप चैनल के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स और अन्य महत्वपूर्ण टाइम टेबल वगैरह जानकारी मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके है व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति के जो शारीरिक, मानसिक और संरचनात्मक गुणों का एक रूप है। ठीक है, सिंपल भाषा में शारीरिक, मानसिक और संरचनात्मक व्यवहारों, भावनाओं आदि का रूप है, जिससे व्यक्ति है वो लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है। तो वो व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, वो व्यक्तित्व हो गया और व्यक्तित्व उसका व्यवहार हो गया, जिसके माध्यम से आप उस व्यक्ति के जो गुणों का है वो आंकलन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, मतलब आप से वो कोई और लहजे में बात करता है और वो दूसरे आदमी से किसी और ही लहजे में बात करता है, तो उसका व्यक्तित्व है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको किसी बुजुर्ग ने दो चार बातें मतलब कह दी, तो वो व्यक्ति अगर सीधे बिना सुने ही मतलब उस वो व्यक्ति कोई उस बात पर रिएक्ट नहीं करता है, तो उसका व्यक्तित्व है, यानी उसका वो व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व है। और वो अगर उसी बात को पर रिएक्ट करता है कि उसको जो बुजुर्ग है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। तो वही व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ रंगमंच में कलाकारों द्वारा पहने जाने वाला मुखौटा है। ठीक है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों की व्यक्ति है। यह उस तरीका का कुल योग है जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के साथ प्रतिक्रिया करता है और संपर्क में आता है। व्यक्तित्व में विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के विशिष्ट पैटर्न होते हैं जो व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा। आलपोर्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के प्रति अनूठे अनुकूलन को निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट की ये परिभाषा थी और बैरोन की क्या थी। व्यक्तित्व को आमतौर पर एक व्यक्ति के अद्वितीय और अपेक्षाकृत स्थिर व्यवहारों, विचारों और भावनाओं के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। और मैं आपको सिंपल भाषा बताऊं तो व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, व्यवहार, विचारों और भावनाओं का रूप है। ठीक है, तो वो व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, व्यक्तित्व का स्वभाव, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। अद्वितीय और व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है जो उसे दूसरे से भिन्न बनाता है। मतलब आपका व्यक्तित्व कुछ अलग है और आपके जो कोई और व्यक्ति है उसका व्यक्ति, मतलब सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। अपेक्षाकृत स्थिर, व्यक्तित्व समय के साथ स्थिर रहता है, हालांकि अनुभवों और व्यक्तिगत विकास के कारण इसमें परिवर्तन हो सकता है। व्यक्तित्व है वो उसमें परिवर्तन हो सकता है भाई, अगर आप उसमें करना चाहें तो व्यक्तित्व भी बदल सकता है। गतिशील और अनुकूलनशील, व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता, यह परिवेश के प्रभाव से बदल सकता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित, व्यक्तित्व अनुवांशिक जैसे स्वभाव और पर्यावरणीय कारकों जैसे पालन पोषण और संस्कृति से निर्मित होता है। मतलब आपके जो पालन पोषण अच्छा हुआ होगा तो आपको जो है वो व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। आपके व्यवहार परिवर्तन है वो आपके परिवार और वातावरण के कारण ही आपके जो व्यक्तित्व होता है उसमें आता है। अगर आपका जो परिवार का वातावरण अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। आपको अगर अच्छे गुण संस्कार दिए गए तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। ठीक है भी, आगे बात करते हैं। व्यवहार के माध्यम से प्रकट होता है व्यक्तित्व।
व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के तरीके से प्रकट होता है। व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं? तो व्यक्तित्व के पहला प्रकार है शारीरिक प्रकार। क्रेचमर के अनुसार, क्रेचमर नामक एक है, वो उसने ये कहा था शारीरिक प्रकार इनके अनुसार। क्रेचमर ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है: एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकिनिक, डिसप्लास्टिक। ठीक है, एथलेटिक क्या है? मजबूत और मांसल संरचना, संतुलित और व्यवहारिक व्यवहार। एस्थेनिक क्या है? लंबे और दुबले व्यक्ति आत्म केंद्रित और आलोचनात्मक स्वभाव के होते हैं। पाइकनिक क्या है? छोटे और मोटे, मिलनसार और खुश मिजाज होते हैं। डिसप्लास्टिक क्या है? असामान्य शरीर संरचना वाले, जिनका व्यक्तित्व उनके सामान्य विकास से प्रभावित होता है। ये व्यक्तियों के शरीर के आधार पर है कि वो कैसे, मतलब जो पतला व्यक्ति है वो आत्म केंद्रित और आलोचनात्मक स्वभाव का होता है, और मजबूत और मांसल शरीर वाला संतुलित और व्यवहारात्मक व्यवहार वाला व्यक्ति होता है। ठीक है। सोमा टाइप्स, सेल्डन के अनुसार सोमा टाइप्स है। तो सेल्डन ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या है? गोल और नरम शरीर वाले, आरामदायक और मिलनसार स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। मजबूत शरीर वाले, आत्मविश्वासी और साहसी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। पतले और संवेदनशील व्यक्ति रचनात्मक और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व, फ्रीडमैन और रोसेनमैन। टाइप ए प्रतिस्पर्धात्मक, महत्वाकांक्षी, अधीर और आक्रामक। टाइप ए वाले प्रतिस्पर्धी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, धीर होते हैं और आक्रामक होते हैं। टाइप बी वाले शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं और सहज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। आगे है समाजशास्त्रीय प्रकार स्प्रंगर के अनुसार। पहला है सैद्धांतिक, गहन विचारशील, दार्शनिक और शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सैद्धांतिक के अंतर्गत आता है। आर्थिक में व्यापारिक दृष्टिकोण वाला, मुनाफे और भौतिक लाभ को प्राथमिकता देने वाला होता है। सौंदर्य परख में कलात्मक और सौंदर्य प्रेमी, भौतिक सुखों में रुचि रखने वाला लेकिन अविश्वसनीय व्यक्ति होता है। वैसे आपके ये नाम ही याद रखने लेना आप, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयन्मुखी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिए, इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अंतर्मुखी बहुत रूढ़िवादी और दूसरों के उद्देश्य के प्रति संदेहपूर्ण होते हैं। सामाजिक गतिविधियों से बचने वाला, सार्वजनिक रूप से बोलने में ऐसा सहज होता है, आत्म केंद्रित, परिवर्तन पसंद नहीं करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, मतलब दिन में ही सपने देखना पसंद करता है। बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, अपने परिवेश के प्रति संपर्क, सतर्क, दोस्त बनाना पसंद करते हैं, मूड में उतार चढ़ाव आता है, गतिविधियों और परिवर्तनों को पसंद करता है, बातचीत में सक्रिय होता है, तीव्र अवलोकन शक्ति रखता है, सामाजिक गतिविधियों में आसानी से घुल मिल जाता है। और इसका तीसरा है उभयमुखी, एम्बिवर्ट, आंशिक रूप से अंतर्मुखी और आंशिक रूप से ही बहिर्मुखी, मतलब दोनों का मिलनसार होता है, लोगों से बातचीत भी पसंद करता है और विचारशील भी होता है, स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है और का होता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर वाली आपके टेबल है, ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी क्या होता है? इंट्रोवर्ट, लिखने में बेहतर, बोलने में कमजोर। बहिर्मुखी बोलने में प्रभावपूर्ण। अंतर्मुखी अधिक चिंता करने वाला होता है, बहिर्मुखी चिंता मुक्त होता है। अंतर्मुखी जल्दी शर्मिंदा हो जाता है, बहिर्मुखी आसानी से शर्मिंदा नहीं होता है। अंतर्मुखी नए विचारों की ओर झुकाव, बहिर्मुखी आमतौर पर परंपरागत विचार रखता है। अंतर्मुखी किताबों और पत्रिकाओं में रुचि, बहिर्मुखी की क्या होती है? खेल कूद में रुचि। भावनाओं से अधिक प्रभावित अंतर्मुखी होता है और वस्तुनिष्ठ डेटा से अधिक प्रभावित बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। आरक्षित स्वभाव अंतर्मुखी का, मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव होता है बहिर्मुखी का। अकेले काम करना पसंद करता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समूह में काम करना पसंद करते हैं। अपने स्वास्थ्य और सम्मान के प्रति सावधान, बीमारी और निजी वस्तुओं के अधिक प्रवाह नहीं करता,
कम लचीला बदलाव पसंद नहीं करता और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला लचीला और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति होता है। आगे है व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के विकास और संरचना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड द्वारा व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित करता है। इड सहज प्रवृत्ति, ईगो यथार्थता और सुपर ईगो नैतिकता 3 घटकों में विभाजित करता है। अवचेतन इच्छाओं और बचपन के अनुभवों को व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण मानता है। गुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी गार्डन आलपोर्ट रेमंड कैटल हैंस आइजैक व्यक्तित्व को स्थायी गुणों का संग्रह मानता है। गुण सिद्धांत है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स OCN मॉडल कोस्टा और मेके। ओपनेंस टू एक्सपीरियंस नए अनुभवों को अपनाने की प्रवृत्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी, मिलनसारता और आत्मविश्वास, सहयोग और सहानुभूति, भावनात्मक अस्थिरता। मानवतावादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर बल देता है। मानव विकास के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन, अधिगम, आत्म प्रभावशीलता और सामाजिक संतरों को व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण मानता है। अनुभवों और पर्यावरण से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैविक सिद्धांत ये आप याद कर लेना, ठीक है। मानवतावादी मास्लो का आत्म साक्षात्कार सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण और व्यक्तित्व के निर्धारक वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। इसमें से भी प्रश्न आपका ये बड़ा प्रश्न है वो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है जो व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और मानवीय संभावनाओं पर केंद्रित है। यह सिद्धांत स्वतंत्र इच्छा, आत्म निर्णय और सकारात्मक विकास को प्राथमिकता देता है। इस दृष्टिकोण से अब्राहम मास्लो का आत्म साक्षात्कार सिद्धांत सबसे प्रभावशाली माना जाता है जो व्यक्तित्व विकास को समझने में मदद करता है। मास्लो का आत्म साक्षात्कार सिद्धांत जरूरतों का श्रेणीकरण अब्राहम मास्लो ने 1943 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। मानव प्रेरणा को विभिन्न स्तरों में विकसित होती है जिसमें उन्होंने ये बताया था। इसे जरूरतों का श्रेणीक्रम कहा जाता है। ये 5 है इसमें। तो शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, पानी, हवा, नींद और आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं। सुरक्षा आवश्यकताएं सुरक्षा, स्थिरता और भय या खतरे से मुक्ति। स्नेह और आत्मीयता, पारिवारिक संबंध, मित्रता और समाज में अपनापन होता है। आत्म सम्मान, आत्म गौरव, मान्यता, आत्म सम्मान और उपलब्धि की भावना उस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में होती है। आत्म साक्षात्कार अपने पूर्ण सामर्थ्य को पहचानना, रचनात्मकता और आत्म विकास। मास्लो का मानना था कि व्यक्ति को उच्च स्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न स्तरों की जरूरतों को संतुष्ट करना आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार जीवन को सर्वोच्च स्थिति होती है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य और क्षमता को समझता है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण। मास्लो के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। उन्होंने कुछ प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित किया है जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों में पाई जाती है। यथार्थवाद और वस्तुनिष्ठता, स्वीकार्यता, रचनात्मकता और सहजता, स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता, गहरे और सार्थक संबंध, नैतिकता और सामाजिक जागरूकता, शिखर अनुभव। ये 7 विशेषताएं हैं वो आत्म साक्षात्कार विशेष व्यक्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है भाई। आत्म साक्षात्कार में बाधाएं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती जैसे तो आत्म साक्षात्कार की ओर असर नहीं होता। नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, कम आत्मसम्मान मिलता है, असफलता का भय भी रहता है। व्यक्तित्व के निर्धारक मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास की स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो ही मायने रखती है, ठीक है भाई। व्यक्ति परक अनुभव कोई भी घटना व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसकी व्याख्या के आधार पर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। समान परिस्थितियों में भी 2 भिन्न व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत निर्णय ये भी व्यक्तित्व निर्धारक है, कारक है, ठीक है।
व्यक्तित्व निर्धारक कारक हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आत्म संकल्पना और आत्मसम्मान, शिखर अनुभव और व्यक्तिगत पूर्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। ठीक है, आपके ये हो गया। ये आगे है MBTI, मायर्स ब्रिग्स प्रकाश संकेतक। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी प्रश्न आने की आपकी प्रबल संभावनाएं हैं। व्यक्तित्व और प्रेरणा को समझना मनोवैज्ञानिक शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके दो सिद्धांत हैं, मायर्स ब्रिग्स संकेतक और लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का स्थान। MBTI क्या है? व्यक्तित्व को समझने और वर्गीकृत करने का तरीका और नियंत्रण का स्थान यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को कितना नियंत्रित करता है। ये दोनों सिद्धांत किसी व्यक्ति के व्यवहार का कार्य क्षमता और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। MBTI मायर्स ब्रिग्स प्रकाश संकेतक एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रशिक्षण है जो कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक प्रकारों के सिद्धांत पर आधारित है। यह व्यक्तियों को 16 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करता है जो प्रमुख आयामों पर आधारित होते हैं। MBTI के 4 आयाम बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी, संवेदी बनाम अंतर्ज्ञान, विचारशील बनाम भावनात्मक और निर्णायक बनाम ग्रहणशील। पहले है एग्जर्वेशन और इंट्रोवेशन। तो बहिर्मुखी सामाजिक ऊर्जावान लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी सोच विचार में गहरे अकेले रहकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। संवेदी क्या है? संवेदी यथार्थवादी व्यवहारिक तथ्यों और विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। अंतर्ज्ञान कल्पनाशील बड़ी तस्वीर पर ध्यान देने वाले भविष्यवादी सोच रखने वाले होते हैं। विचारशील बनाम भावनात्मक, थिंकिंग और फीलिंग। विचारशील वाले तर्कसंगत विश्लेषणात्मक निर्णय लेने में निष्पक्ष, भावनात्मक वाले सहानुभूति रखने वाले, भावनाओं पर अधिक ध्यान देने वाले, यानी वो भावनाओं की ओर बह जाते हैं। जजिंग और परसीविंग यानी निर्णायक और ग्रहणशील। निर्णायक संगठित योजनाबद्ध नियमों को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति होते हैं। ग्रहणशील लचीले सहज परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति होते हैं। MBTI और प्रदर्शन पर प्रभाव। कार्यस्थल पर प्रदर्शन। अलग अलग MBTI प्रकार विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। जैसे ENTJ स्वाभाविक नेता होते हैं और संगठनों में उच्च पदों के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि ISTJ अनुशासित तथा ये जो ऊपर आपके थे समझ गए आप, वो ही हैं, अनुशासित तथा संरचित वातावरण में उत्कृष्ट होते हैं। टीम वर्क और संचार। MBTI समझने में सहयोग और कार्यस्थल संघर्षों को कम करने में मदद मिलती है। निर्णय और निर्माण। विचारशील व्यक्ति तार्किक निर्णय लेते हैं, जबकि भावनात्मक व्यक्ति संबंधों और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। करियर का चयन। INTP अनुसंधान और नवाचार में अच्छा रखते हैं तथा ESFP मनोरंजन और कला के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। नियंत्रण का संस्थान। नियंत्रण का संस्थान एक सिद्धांत है जिसे जूलियन रोटर ने 1954 में विकसित किया था। यह इस बात को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करने में कितना सक्षम महसूस करता है। इसे 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नियंत्रण के 2 प्रकार। आंतरिक नियंत्रण स्थान। ऐसा मानना है कि सफलता या असफलता व्यक्तिगत प्रयास, क्षमता और निर्णयों के कारण होती है। विशेषताएं आत्म प्रेरित होते हैं, समस्याओं को हल करने में सक्रिय होते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। आगे है बाहरी नियंत्रण स्थान वाले। ऐसा मानना है कि बाहरी परिस्थितियां या अन्य लोग जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। बाहरी नियंत्रण वाले व्यक्तियों का ये वो व्यक्तित्व है। नियंत्रण का स्थान और प्रदर्शन पर प्रभाव। कार्य और शिक्षा। आंतरिक नियंत्रण स्थान वाले लोग अधिक मेहनती और सफलता की संभावना अधिक होती है और बाहरी नियंत्रण स्थान वाले लोग भाग्य और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। नेतृत्व और निर्णय निर्माण। आंतरिक नियंत्रण वाले आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होते हैं। बाहरी नियंत्रण स्थान वाले लोग निर्णय लेने से बच सकते हैं, तनाव प्रबंधन तनाव का सामना करते हैं। आंतरिक नियंत्रण वाले और बाहरी नियंत्रण वाले है वो स्थान वाले लोग अधिक चिंता करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। आंतरिक नियंत्रण
स्थानच्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, जबकि बाह्य नियंत्रण अवसाद और चिंता से भरा होता है। टाइप ए और टाइप बी व्यवहार। टाइप ए और टाइप बी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप ए व्यक्ति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी, समय के प्रति सचेत, अधीर और हमेशा जल्दी में रहते हैं। एक साथ कई कार्य करने की आदत, काम में पूर्ण नियंत्रण की इच्छा, तनाव जल्दी उतर, दबाव में आक्रामक हो सकते हैं और अक्सर वर्कहोलिक होते हैं। टाइप बी व्यक्तित्व शांत, धैर्यवान और तनाव मुक्त, प्रतियोगिता की भावना कम होती है और अधिक सहयोगी होते हैं, तनाव को अच्छे से संभालते हैं, अपने काम को है वो आरामदायक तरीके से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, खुले विचारों वाले होते हैं, अनुकूलनशील होते हैं। तो ये आपके टाइप और ए और बी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो गए। मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर, टाइप ए व्यक्ति उपलब्धि और समयबद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, टाइप बी व्यक्ति संतुलन और रचनात्मकता पर ध्यान करते हैं। ये मुख्य अंतर इनमें हो गया। व्यक्तिगत और संगठनात्मक व्यवहार। व्यक्तित्व किसी कर्मचारी की प्रदर्शन, संतुष्टि, नेतृत्व और टीम वर्क को प्रभावित करता है। पहला, नौकरी का प्रदर्शन, नेतृत्व शैली, कार्यस्थल तनाव, टीम वर्क और संगठनों में व्यवहारिक प्रयोग। प्रबंधकों और नेताओं के लिए टाइप ए कर्मचारियों को लक्ष्य उन्मुख तीव्र गति वाले कार्य सौंपे जाते हैं। टाइप बी कर्मचारियों को सृजनात्मक और सहयोगात्मक कार्य सौंपे, तनाव प्रबंधन और कार्य जीवन संतुलनात्मकता को बढ़ावा दे। कर्मचारियों के लिए टाइप ए व्यक्ति विश्राम तकनीकों और काम सौंपने का अभ्यास करें। टाइप बी व्यक्ति समय प्रबंधन पर ध्यान दें ताकि वे अधिक उत्पादक बन सकें। मतलब इनकी जो कुछ विशेषताएं टाइप ए में आनी चाहिए और टाइप ए वालों की कुछ है वो विशेषताएं हैं वो टाइप बी में आनी चाहिए, तो वो संतुलनात्मक व्यवहार हो जाएगा। व्यक्तिगत व्यवहार की नींव और प्रभाव डालने वाले कारक। व्यक्तिगत व्यवहार की नींव, जैविक नींव, आनुवंशिकता, बुद्धिमत्ता, स्वभाव और भावनात्मक स्थिरता जैसी विशेषताएं जन्म से प्रभावित सॉरी होती है। मस्तिष्क कार्य, निर्णय लेने और सोचने की प्रक्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जैसे तनाव, बीमारी, थकान उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक नींव, धारणा, व्यक्तित्व अपनी पिछली अनुभूतियों और मानसिकता के आधार पर दुनिया को कैसे देखता है। रवैया और भावनाएं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कार्यस्थल संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आपका हो गया मनोवैज्ञानिक नींव। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की स्थायी विशेषताओं को उसके व्यवहार में निर्धारित करती है। आगे है सामाजिक और पर्यावरणीय नींव, परिवार और संस्कृति, सामाजिक मानदंड और कार्यस्थल का माहौल। यह है वो व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यवहार की नींव है। व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक, ये इंपॉर्टेंट है आपके। व्यक्तिगत कारक, व्यक्तित्व विशेषताएं जैसे बहिर्मुखता, ईमानदारी और सहनशीलता, मूल्य और विश्वास, नैतिकता और व्यक्तिगत चिंता निर्णय लेने को प्रभावित करती है। धारणा है वो व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है उसकी क्रिया को निर्धारित करती है। रवैया और प्रेरणा, सकारात्मक रवैया और प्रेरणा कार्य स्थल पर प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। पर्यावरणीय कारक, संस्कृति और समाज, व्यक्तित्व का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। कार्यस्थल का माहौल, नेतृत्व, नौकरी की भूमिका और टीम का समर्थन। आर्थिक और राजनीतिक कारक, नौकरी की स्थिरता और आर्थिक स्थिति तनाव को प्रभावित कर सकती है। संगठनात्मक व्यवहार, कार्य संरचना, स्पष्ट जिम्मेदारियां दक्षता बढ़ाती है। नेतृत्व शैली, तानाशाही बनाम लोकतांत्रिक नेतृत्व कर्मचारियों की संतुष्टि को प्रभावित करती है। पुरस्कार और मान्यता, उचित प्रोत्साहन से प्रेरणा बढ़ती है। उदाहरण, एक प्रेरित कर्मचारी सहायक कार्यस्थल में बेहतर प्रदर्शन करेगा, जबकि एक असंतुष्ट कर्मचारी की उत्पादकता कम हो सकती है। व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल, बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। इस मॉडल में व्यक्तित्व को 5 प्रमुख आयामों में बांटा है। नवाचार, ईमानदारी, बहिर्मुखता, सहानुभूति, भावनात्मक स्थिरता। कंपनियां इस मॉडल का उपयोग भर्ती और टीम निर्माण के लिए करती है। व्यवहारिक मॉडल बाय B.F. स्किनर, व्यवहार को पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
सकारात्मक प्रोत्साहन में प्रशंसा, बोनस और पदोन्नति शामिल है, जबकि नकारात्मक प्रोत्साहन में चेतावनी, कटौती और दंड शामिल है। इसका उपयोग कर्मचारी प्रेरणा और प्रदर्शन प्रबंधन में होता है। संज्ञानात्मक मॉडल लोग जानकारी को धारणा, स्मृति और सीखने के आधार पर संसाधित करते हैं। सोचने का तरीका उनके व्यवहार को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए दो कर्मचारी एक ही फीडबैक को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। इससे एक प्रेरणा के रूप में ले सकता है, जबकि दूसरा उससे महसूस करता है। सामाजिक अधिगम मॉडल है लोग पर्यवेक्षण और अनुकरण से व्यवहार सीखते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति किसी व्यवहार के को आकार देते हैं। इसका उपयोग मेंटरशिप प्रोग्राम्स और नेतृत्व विकास में होता है। आगे है मनोविश्लेषणात्मक मॉडल और आत्म निर्धारण सिद्धांत। ये आपके हो गए, ठीक है। आगे है धारणा और विशेषण अवधारणा प्रभावित करने वाले कारक और केस स्टडी। धारणा और उसकी विशेषताएं। धारणा एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके अर्थ निकालता है। वह व्यक्तिगत प्रक्रिया और व्यक्ति के अनुभवों, विश्वासों और के अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। धारणा की विशेषताएं। व्यक्तिगतता हर व्यक्ति किसी घटना को अलग तरीके से देखता और समझता है। संज्ञानात्मकता व्यक्ति कुछ खास चीजों पर ध्यान देता है और कुछ को अनदेखा करता है। मान लीजिए आप कुछ चीजों पर तो विशेष ध्यान देते हैं लेकिन कुछ को अनदेखा ही कर देते हैं। संगठनात्मकता मस्तिष्क कुछ सूचना को पिछले अनुभव और पैटर्नों के आधार पर व्यवस्थित करता है। व्याख्या व्यक्ति अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर जानकारी को समझता है। गतिशीलता धारणा समय के साथ नए अनुभवों के अनुसार बदल सकती है। धारणा को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत, परिस्थिति और संगठनात्मक कारक, ये तीन कारक है वो भावना को धारणा को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक व्यक्तित्व, प्रेरणा, अनुभव और सीखना तथा रवैया और विश्वास, संदर्भ और वातावरण, समय और दबाव तथा सामाजिक दबाव, परिस्थिति कारक हो गए। संगठनात्मक कारक क्या है? कार्यस्थल की संस्कृति, संचार प्रणाली और नेतृत्व शैली। उदाहरण, यदि एक कर्मचारी को उसके बॉस से रात देर में मेल आता है तो वह उसे आपातकालीन कार्य या अनावश्यक दबाव के रूप में देख सकता है और उसकी धारणा पर निर्भर करता है। विशेषण सिद्धांत, एट्रीब्यूशन थ्योरी। विशेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग किसी व्यक्ति या घटना के व्यवहार के कारण की व्याख्या करते हैं। विशेषण के प्रकार, आंतरिक विशेषण और बाह्य विशेषण। आंतरिक विशेषण क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे बुद्धिमत्ता और मेहनत से जोड़ते हैं। बाह्य विशेषण जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। विशेषण के सिद्धांत, हाइडर का विशेषण। आगे है हाइडर का विशेषण सिद्धांत। फ्रिट्ज हाइडर के अनुसार लोग किसी घटना के लिए आंतरिक या बाह्य कारणों की व्याख्या करते हैं। कैली का कोवेरिएशन मॉडल। हेरल्ड कैली के अनुसार लोग विशेषण तय करने के लिए तीन कारकों का उपयोग करते हैं: सम्मति, विशिष्टता और संगति। मौलिक विशेषण त्रुटि। लोग दूसरों के व्यवहार को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं से जोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। भले ही बाहरी कारण मौजूद हो तो भी वो उनको व्यक्तिगत विशेषताओं से जोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी समय पर कार्य पूरा नहीं करता है तो हम उसे आलसी मान सकते हैं, बजाय यह सोचने की वह बीमार भी हो सकता है। आत्म सेवा पूर्वाग्रह है। लोग अपनी सफलताओं का श्रेय आंतरिक कारकों को देते हैं और अपनी असफलताओं को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं। धारणा और विशेषण पर केस स्टडी। केस स्टडी पहला है नेतृत्व में धारणा। स्थिति, जब एक नया प्रबंधक अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक फीडबैक देना शुरू करता है। कुछ कर्मचारी इसे सकारात्मक मानते हैं जबकि कुछ इसे नकारात्मक मानते हैं, यानी उसे दबाव और निगरानी समझते हैं, और कुछ है वो विकास और वृद्धि का अवसर मानते हैं। विश्लेषण, जिन कर्मचारियों का पिछला अनुभव अच्छा रहा है वे इसे विकास का अवसर मानेंगे, जिनका नकारात्मक अनुभव रहा है वो इसे दबाव मानेंगे। निष्कर्ष क्या है कि प्रबंधन को स्पष्ट संचार द्वारा धारणा प्रबंधन करना चाहिए। केस स्टडी 2, कर्मचारी प्रदर्शन में विशेषण। स्थिति,
है कि रमेश नामक कर्मचारी समय पर काम पूरा नहीं करता। उसका प्रबंधक सोचता है कि वे आलसी है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रमेश परिवार में कठिनाइयां यानी बाहरी विशेषण है वो उसके कारण उसका काम पूरा नहीं हो पाया। विश्लेषण प्रारंभ में मौलिक विशेषण की त्रुटि हुई, लेकिन बाद में वास्तविक कारण स्पष्ट हुआ। तो इसका निष्कर्ष यह है कि प्रबंधक को पूरी बात का पता चले बिना ही इस बात का निष्कर्ष नहीं किया जाना चाहिए कि वो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, यानी उसकी धारणा है वो उसको बदलना चाहिए। अधिगम और अर्थ सिद्धांत। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव और विशेषण और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और व्यवहार प्राप्त करता है, जिससे उनके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ये कुछ 3 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। अधिगम और सिद्धांत के उपागम। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत बाहरी उत्तेजना और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान। पावलाव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत और थार्नडाइक का प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि सोच, स्मृति और समस्या पर समाधान। इंसाइट लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन और सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशियो कल्चर थ्योरी। आगे है संरचनावादी अधिगम सिद्धांत, ज्ञान के सक्रिय निर्माण को प्राथमिकता। ब्रूनर का खोज परख यानी डिस्कवरी लर्निंग और डेबी का एक्सपीरियंटल लर्निंग थ्योरी। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, रीडनेस प्रिंसिपल। जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो अधिगम अधिक प्रभावित होता है। अभ्यास का सिद्धांत, निरंतर अभ्यास अधिगम को मजबूत करता है। प्रभाव का सिद्धांत, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अधिगम को बढ़ावा देता है। प्राथमिकता का सिद्धांत, पहली सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। हाल ही की याद का सिद्धांत, हाल ही में सीखी गई जानकारी को बेहतर याद किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा हाल ही में, तो वो आप को अगर कोई पूछेगा तो आप उसको रिवाइज करके दोबारा उसको बता सकते हैं कि मैंने ये याद किया था। तीव्रता का सिद्धांत, जितना अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम होगा तो वह उतना ही लंबे समय तक बना रहेगा। फीडबैक का सिद्धांत, त्वरित और रचनात्मक प्रतिक्रिया अधिगम को बढ़ाती है। यानी किसी ने आपसे सवाल पूछा और आपने उसको हाथों हाथ जवाब दे दिया तो वो आपका है वो प्रतिक्रिया, यानी आपकी कितनी गतिशीलता के आधार पर आपने प्रतिक्रिया दे दी है, तो इसका मतलब है कि आपका अधिगम बहुत ही उच्च लेवल का है। अधिगम और संगठनात्मक व्यवहार में इसकी भूमिका, कर्मचारी प्रदर्शन को बढ़ाता है, परिवर्तन के प्रति अनुकूलशीलता बढ़ाता है, संगठनात्मक संस्कृति मजबूत करता है, कर्मचारी सगाई और संतुष्टि में सुधार करता है, नवाचार और समस्या समाधान को प्रेरित करता है। लर्निंग और ट्रेनिंग में अंतर। संगठनों में अधिगम और प्रशिक्षण, यह एक सतत और अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह संरचित और औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक होता है, जबकि प्रशिक्षण योजनाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाता है। अधिगम ज्ञान और कौशल पर केंद्रित होता है, प्रशिक्षण विशिष्ट दक्षताओं पर केंद्रित होता है, स्वनिर्देशित और अन्वेषणात्मक होता है। प्रशिक्षक नेतृत्व और लक्ष्योन्मुख होता है। संगठनों में प्रशिक्षण के प्रकार, कार्यस्थल प्रशिक्षण, कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण, ई लर्निंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग, सिमुलेशन। ठीक है। प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? प्रशिक्षण के लाभ है उत्पादकता में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, गलतियों में कमी, नेतृत्व विकास। अधिगम प्रक्रिया सकारात्मक प्रक्रिया, अच्छा प्रदर्शन सुदृढ़ करता है। संस्थात्मक है वो सुधार के लिए सुझाव देता है। नकारात्मक खराब प्रदर्शन को इंगित करता है। तत्काल किसी कार्य के तुरंत बाद दी जाती है, विलंबित कुछ समय बाद दी जाती है, जैसे प्रदर्शन समीक्षा। रवैया, मूल्य और बुद्धि, अर्थ, परिभाषा और बुद्धि के प्रकार। रवैये और मूल्य, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। एटीट्यूड और वैल्यू ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके जो 6 से 8 लाइन में उत्तर वाला है उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा। रवैया है वो किसी व्यक्ति
कि वस्तुओं, लोगों, घटनाओं या स्थितियों के प्रति मानसिक प्रवृत्ति है, रवैया, एटीट्यूड, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ये कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। वैसे ये अर्थ है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके घटक क्या है रवैये के? संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक, व्यवहारिक घटक। संज्ञानात्मक में क्या है? यह विश्वासों और विचारों को दर्शाता है। उदाहरण, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। भावनात्मक क्या है? यह भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है। उदाहरण, मुझे अपना काम पसंद है। व्यवहारिक घटक, ये कार्यों और प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। उदाहरण, मैं हमेशा अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूँ। मूल्यों का अर्थ है, मूल्य वे नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्वास होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं और सही या गलत को निर्धारित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। मूल्यों के प्रकार, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यवसायिक मूल्य। आगे है इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ। बुद्धि है वो किसी व्यक्ति के सीखने, समझने, तर्क करने, हल करने और नए अनुभवों के अनुकूल होने की क्षमता है, उसको दर्शाती है। ये कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाएं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैंने जो आपको पहले बहुत परिभाषा बताई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है भाई, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार: अमूर्त बुद्धि, वैचारिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यह मौखिक और गणितीय प्रतीकों, विचारों और अवधारणाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता है। उदाहरण, गणितीय समीकरण हल करना। यांत्रिक में भौतिक वस्तुओं और औजारों को समझने की और उनके साथ काम करने की क्षमता है, जैसे कारों की मरम्मत करना। सामाजिक बुद्धि है वो दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने की क्षमता है। उदाहरण, टीम का नेतृत्व और विवादों को हल करना। बुद्धिमत्ता के सिद्धांत है, आप ये याद करना। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत 1904 में दिया गया था। थ्रू टोन का प्राथमिक मानसिकताओं का सिद्धांत 1938 में। कैटल का तरल और स्टेफिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत 1963। गार्डन का बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत 1983। स्टैनबर्ग का त्रिकोणीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत 1985। भावनात्मक बुद्धिमत्ता डैनियल गोलेमन का सिद्धांत 1995। थॉर्नडाइक का बुद्धिमत्ता सिद्धांत है 1920 में। बुद्धि की माप, बुद्धि का परीक्षण कैसे होता है? तो स्टैनफोर्ड बिन ने बुद्धि पैमाना 5 कारकों को मापता है। तरल ज्ञान, तरल तर्क, ज्ञान, मात्रात्मक तर्क, दृढ़ स्थानिक कार्यस्थल की स्मृति। वैक्सलर पैमाने, WAI वयस्कों के लिए, WISC बच्चों के लिए, WPPSI छोटे बच्चों के लिए। ये मौखिक IQ प्रदर्शन, IQ और पूर्ण स्केल IQ को प्रदान करते हैं। रैवेने की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक गैर मौखिक प्रशिक्षण को सारभूत तर्क शक्ति को मापता है। आर्मी अल्फा और बीटा प्रशिक्षण सैनिकों की बुद्धि को जांचने के लिए अल्फा साक्षर हेतु मौखिक, बीटा अशिक्षित हेतु गैर मौखिक। बुद्धि मापने के उपयोग है क्या है? शैक्षिक क्षेत्र में, करियर मार्गदर्शन में और शिक्षा निर्धारण में। IQ की श्रेणियां 130 या और उससे अधिक। श्रेणी अत्यंत उच्च और प्रभावशाली यानी अत्यधिक बुद्धि वाला व्यक्ति जटिल समस्याओं में भी समाधान उसका खोज सकता है। 120 से 129 उच्च श्रेणी का है। औसत से बेहतर बुद्धि, उत्कृष्ट और सीखने की क्षमता। 110 से 19 है, उच्च औसत होती है। औसत से थोड़ा बेहतर और बुद्धि बौद्धिक क्षमता। 90 से 109 औसत होता है, अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। 80 से 89 निम्न औसत, औसत से है वो कुछ कम बुद्धि होती है। 70 से 79 सीमावर्ती, सीमित बौद्धिक क्षमता, पढ़ाई या जटिल कार्यों में कठिनाई हो सकती है। 70 से कम अत्यंत निम्न बौद्धिक विकलांगता, बौद्धिक और अनुकूलनशील व्यवहार में गंभीर कमी होती है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक 5-6 कारक है वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंट, घर का वातावरण या साथियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, न्यूट्रिशन, हेल्थ, कल्चर, भावनात्मक और सामाजिक कारक। कृषि विस्तार में बुद्धि का महत्व, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि विस्तार में बुद्धि का महत्व: प्रभावी संप्रेषण एवं समस्या का समाधान, निर्णय निर्माण एवं अनुकूलन क्षमता, मानव व्यवहार की समझ, नवाचारों का प्रसार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। ज्ञान स्तर के अनुसार प्रशिक्षण
कार्यक्रम तय करना, योजना निर्माण एवं मूल्यांकन, अंतर्विषयी ज्ञान का समन्वय। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति, इच्छा या प्रेरक तत्व है जो किसी व्यक्ति के लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को प्रारंभ निर्देशित और बनाए रखता है। यह बताता है कि लोग किसी विशेष ढंग से क्यों व्यवहार करते हैं। विलियम जी स्कॉट के अनुसार प्रेरणा का अर्थ लोगों को वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। प्रेरणा के मुख्य सिद्धांत, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जेनबर्ग का दो कारक सिद्धांत, मैक्सीलैंड की आवश्यकताओं का सिद्धांत और अपेक्षा सिद्धांत। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, स्व निर्धारण, या आप इसको पढ़ सकते हैं, ये ऊपर जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी अपने ग्रुप पर, ग्रुप ज्वाइन भी कर लेना कमेंट पिन के द्वारा। प्रेरणा के सिद्धांत, प्रेरणा लक्ष्य निर्देशित होती है, आवश्यकताएं व्यवहार को प्रेरित करती हैं, सकारात्मक प्रबलन व्यवहार को मजबूत करता है, व्यक्तिगत अंतर महत्वपूर्ण होते हैं, प्रेरणा गतिशील होती है, भागीदारी प्रेरणा बढ़ाती है, प्रतिक्रिया प्रेरणा को बढ़ाती है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रेरक जरूरी होते हैं। टीम वर्क और ग्रुप डायनेमिक, टीम वर्क का अर्थ है एक साझा और कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का सहयोगात्मक, इसमें विश्वास, संवाद और समन्वय अधिक होता है। प्रभावी टीम के व्यस्तता, स्पष्ट लक्ष्य होता है, निर्धारित भूमिकाएं होते हैं, उत्तरदायित्व, खुला संवाद, समस्या समाधान और आपसी समान। ग्रुप डायनेमिक समूह गति किसे तात्पर्य उन पारस्परिक क्रिया, व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से है जो समूह के भीतर या समूह के बीच होती है। ये गतिविधियां इस बात को प्रभावित करती है कि समूह कैसे कार्य करता है, निर्णय लेता है और लक्ष्य प्राप्त करता है। यह संगठनात्मक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विषय है। समूह गतिकी के मुख्य घटक, भूमिकाएं, मानदंड, संवाद की रचनाएं, एकजुटता, सत्ता और प्रभाव, समूह कारक और विविधता, समूह विकास के चरण, प्रारंभिक चरण, सदस्य एकत्रित होते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और भूमिकाएं तय करते हैं, संघर्ष चरण, मतभेद और सत्ता संघर्ष उभरते हैं, मान्यता चरण, समूह नियम बनाता है और मतभेद सुलझाता है और एकजुटता विकसित होती है, प्रदर्शन चरण, समूह कुशलता से लक्ष्य की ओर कार्य करता है, समापन चरण है और लक्ष्य की पूर्ति के बाद समूह में भंग हो जाता है। समूह गतिकी को प्रभावित करने वाले कारक, नेतृत्व शैली, समूह लक्ष्य, भारी दबाव, सदस्यों के व्यक्तित्व और सांस्कृतिक विविधता। आपका ये अपना चैप्टर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वन शॉट चैप्टर लेक्चर है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसके गेस्ट पेपर की क्लास आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और एमसीक्यू क्लास भी इसकी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब अवश्य कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर आपकी यूनिवर्सिटी लिख के भेजें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नोट्स और पीडीएफ मिलती रहेगी। और अपने को इंस्टा, टेलीग्राम और अन्य जगहों पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। और